सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी रेडियोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करेंगे लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इससे पहले अपना टॉपिक था राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, जो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट की बात करेंगे कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, जिसको एलईबी कहते हैं, उसकिस कारण की वजह से होता है और कैसे उसको अपन ईसीजी में डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होता क्या है। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट मतलब लेफ्ट एट्रियम का क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है। मतलब जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या हो रहा है, इनलार्ज, बड़ा हो रहा है, डायलेट हो रहा है। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम क्या होता है देखिए, अपर जो चेंबर्स होते हैं उनमें होता है एक राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो ये लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहा है, इस जगह पे इनलार्ज हो रहा है, कहने का मतलब बड़ा हो रहा है। ठीक है, डायलेट हो रहा है। एग्जांपल लीजिए, जैसे इसकी कैपेसिटी अभी छोटा था, इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर ब्लड की। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि 5 लीटर ब्लड ये इसके अंदर रख सकता है। पर अगर इसके अंदर जैसे ज्यादा ब्लड आ जाए तो जिस वजह से क्या हो सकता है कि लेफ्ट एट्रियम क्या हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है। मान लीजिए इसमें 7 लीटर आ जाए तो अब क्या है, जो एरिया है अंदर का वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, और जो चेंबर है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट कहते हैं। तो अब आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों होता है। ठीक है, ईसीजी में कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट इसमें देते हैं। तो कंप्लीट लेक्चर जो है इसमें अपन कवर करेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट के बारे में। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी साइज में इंक्रीज हो जाना, उसी को अपन लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। भाई हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एक एबनॉर्मेलिटी हो रही, तो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है इन विच लेफ्ट एट्रियम बिकम डायलेट, जिसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट यानी फूल जाता है। ठीक है, फूल जाता है ड्यू टू प्रेशर ओवरलोड एंड वॉल्यूम ओवरलोड, और बोथ। किस वजह से होता है, मेनली किस वजह से होता है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से या वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। जैसे वॉल्यूम की मैंने बात करी कि अभी 5 लीटर ब्लड आएगा उसमें 6 लीटर डाल तो वो थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा। तो किसकी वजह से, प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से भी ये हो सकता है, और दोनों की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। अगर लंबे समय तक किसी पेशेंट के लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट रहता है, जिस वजह से क्या होगा, कैन लीड्स टू एट्रियल स्ट्रेच और फिब्रोसिस। इस वजह से क्या होगा, एट्रियल स्ट्रेच, एट्रिया जो है स्ट्रेच खिंच जाएगा। भाई एग्जांपल लीजिए, इतना सा एरिया है, इतना सा वॉल्यूम, कोई बलून है, तो बलून के अंदर 5 लीटर ब्लड अगर आप डालते हो तो उसकी कैपेसिटी 5 की, अगर आप उसमें 7 डाल दोगे तो वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और स्ट्रेच हो जाएगी। जो लेयर है एट्रिया की वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी। ठीक है, तो ये अगर लंबे समय तक जो है किसी के लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट रहता है, जिस वजह से एट्रिया क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। फिब्रोसिस, फिब्रोसिस यानी जो लेयर के जो टिश्यूज है वो फिब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेयर जो हार्ड हो सकती है, सेल्स हार्ड हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ एट्रियल अरेथमिया, एट्रियल अरेथमिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन मेनली होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसके अंदर, अगर किसी पेशेंट के लंबे समय तक इनलार्जमेंट होता है तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे कौन से एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन मेनली होते हैं। अब बात करते हैं ईसीजी में जो है इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, ऐसे पता करेंगे भाई पेशेंट के लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है या नहीं है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए आप देखिए, इसको देखने के लिए अपन को ध्यान रखना है, पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल जो पी वेव होती है। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल पी वेव है। ये नॉर्मल पी वेव जो है किस वजह से बनती है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से। ये बात आपको पता है। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी की क्लासेस थी जिसमें पी वेव के बारे में बताया, नॉर्मली बताया। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज बताई, तो वो आपको पहले पढ़नी है, जिससे क्या होगा, आपके आगे के जो लेक्चर्स है वो इजीली आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप क्लास पे आओगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में, इसलिए पहले जो बेसिक्स है, जैसे पी वेव का जो बेसिक है सारा, वो मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया है। उस लेक्चर में आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि भाई क्या है पी वेव होती है, क्यों बनती है, किस लीड में बेटर देखने को मिलती है, क्यों ऐसी शेप की बनती है, वो सब उस लेक्चर में कंप्लीट है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो पी वेव है वो क्यों बन रही है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन की वजह से। मतलब कि जो एट्रिया है, ठीक है, दोनों एट्रियाज है, ये क्या करते हैं, डीपोलराइज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिस वजह से अपनी क्या बनती है, पी वेव बनती है। और इस पी वेव जो बनती है इसके 2 फेज होते हैं, एक ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है। ठीक है, जो फर्स्ट फेज है वो बनता है राइट एट्रियम के डीपोलराइजेशन की वजह से, और जो सेकंड फेज है वो बनता है लेफ्ट एट्रियम के डीपोलराइजेशन की वजह से। तो अभी जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने राइट एट्रियम इनलार्जमेंट पढ़ा था। ठीक है, अब अपन बात करें लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट की। मतलब अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो जिस वजह से आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान से देखिए। देखिए, अगर किसी पेशेंट के अभी मान के चलिए दोनों चेंबर्स बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या होगा, आपकी पी वेव बनेगी, ये आपकी पी वेव है। इस पी वेव को आप 2 भागों में बांटोगे तो ये तो बन रही है राइट साइड की वजह से, और ये बन रही है लेफ्ट साइड की वजह से। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम की वजह से फेज बन रही है और ये राइट साइड के फेज की वजह से बन रही है।
अब आप देखिए अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या होगा। अब देखिए राइट तो नॉर्मल है, तो राइट नॉर्मल है तो हाफ फेस तो इसकी बन जाएगी। देन उसके बाद में जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट वाले में थोड़ी लेट जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थोड़ी लेट जाती है, लेट डीपोलराइज होता है, तो लेफ्ट एट्रियम जो है। अब यहाँ पे जो हाफ फेस है, यहाँ हाफ फेस से आप देखिए इस फेस में क्या होगा कि आपके फर्स्ट फेस तो बन गई किसकी वजह से, राइट एट्रियम की वजह से। अब जो लेफ्ट वाला है अगर वो नॉर्मल होता तो ये फेस कंटिन्यू हो जाती उतनी, पर यहाँ पे लेफ्ट वाला क्या है, इनलार्ज है, बड़ा है, चैम्बर बड़ा है, तो जिस वजह से क्या होगा कि आपकी जो एक फेज है वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे आपकी जो पी वेव है, ठीक है, वो क्या हो गई है, ब्रॉड हो गई, चौड़ी हो गई है। यहाँ पे आपकी पी वेव क्या हो गई है, ब्रॉड हो गई है, ठीक है, वाइड हो गई है, वाइड पी वेव देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। क्यों देखने को मिली, क्योंकि सबसे पहले देखो ये जो फेज है, ये फेज क्यों बना अपना, राइट एट्रियम की वजह से, ये राइट एट्रियम की वजह से, ये राइट एट्रियम की वजह से, ठीक है। पर लेफ्ट एट्रियम बड़ा है तो उसको ज्यादा डिपोलराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया बड़ा है, ज्यादा डिपोलराइजेशन हो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ज्यादा देर तक करेगी, और जितनी ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहेगी आपकी जो पी वेव है उसकी जो ड्यूरेशन है वो इतना ही बढ़ता जाएगा, तो आपकी पी वेव का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो पी वेव है वो क्या हो जाएगी, वाइड पी वेव आपको देखने को मिलेगी। और इसी वाइड पी वेव को अब देखिए ये आपको थोड़ा सा एम पैटर्न टाइप दिख रहा है, ये जो वेव है आपको कैसी दिख रही है, एम टाइप की दिख रही है, तो इसको मिट्रल पी वेव भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको, इसको क्या कहते हैं, मिट्रल पी वेव भी कहते हैं किसको, अगर किसी पेशेंट के लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाता है उसको। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है आपका क्या होगा, पी मिट्रल। अब दूसरी चीज है कि आपकी जो पी वेव वो वाइड हो गई है, ठीक है, वाइड कितनी हो गई है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब आपको नॉर्मल पीवेव के बारे में पता होना चाहिए कि 0.10 सेकंड से कम की होती है, 0.10 सेकंड से कम इसका ड्यूरेशन होता है। पर अगर इससे ज्यादा हो जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वाइड पीवेव, क्योंकि यहाँ पे पीवेव की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, हाइट इतनी नहीं बढ़ती, ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो पीवेव जो है थोड़ी एम पैटर्न देखने को मिलेगी, वाइड हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, मोर देन 0.10 सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आपको समझना है पहला क्राइटेरिया क्या है, पी मिट्रल। दूसरा क्राइटेरिया वाइड पी वेव, मतलब पी वेव क्या है, वाइड हो रही है, चौड़ी हो रही है, कितनी हो रही है, मोर देन 0.10 सेकंड से ज्यादा की ये हो रही है, और किसके अंदर, लीड सेकंड के अंदर। अब आपको पता है पी वेव सबसे बेटर सीन किसके अंदर होती है, लीड सेकंड के अंदर। तो आपको क्राइटेरिया का भी ध्यान रखना है, लीड सेकंड के अंदर आप देखोगे। अगर अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट के राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है राइट में, ठीक है, तो पी वेव टॉल दिख रही है, ठीक है, और अगर किसी के लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो पी वेव वाइड दिखती है। तो यहाँ पे आपको समझना है टॉल कब दिखती है, राइट की वजह से, वाइड कब दिखती है, लेफ्ट की वजह से, ठीक है, और वाइड हो जाती है। एम पैटर्न आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी, थोड़ा सा एम टाइप दिखता है, इसलिए इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं कि एम पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात देख करते हैं अपन, इसमें बाइफेजिक पी वेव आपको V1 के अंदर देखने को मिलेगी। जो V1 है आपको पता है V1 के अंदर हमेशा पी वेव क्या होती है, बाइफेजिक होती है। जो बेसिक लेक्चर्स थे पीवेव के उसके बाद उसमें बताया मैंने कि पीवेव जो है बाइफेजिक होती है। बाइफेजिक का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेज बनती है। तो पीवेव है उसमें दोनों फेज बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अंदर V1 के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है पीवेव का, ये बनता है राइट की वजह से और ये बनता है लेफ्ट की वजह से। अब यहीं पे आपको समझना है, अगर राइट आपका नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल अगर हार्ट है तो दोनों फेज बराबर बराबर देखने को मिलेगी। पर अगर आपका लेफ्ट वाला इनलार्ज है तो क्या होगा, पी फर्स्ट फेज है वो तो नॉर्मल रहेगी, पर सेकंड वाली थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे आपको समझना है कि जो फर्स्ट फेज है वो नॉर्मल होगी, पर सेकंड रिफ्लेक्शन जो नेगेटिव बन रहा है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है बाइफेजिक पीवेव V1 के अंदर विथ टर्मिनल नेटवर्क पोर्शन, जो नेटवर्क लास्ट वाला जो पोर्शन है, जो नेगेटिव पोर्शन है, टर्मिनल इन लास्ट वाला, और नेगेटिव यानी जो नेगेटिव में जो लास्ट वाला पोर्शन है वो कितना होगा, वो होगा अपना 0.004 सेकंड से ज्यादा वाइड होगा। मतलब यहाँ पे आ या तो आप 40 मिली सेकंड बोल सकते हैं, या तो 40 मिली सेकंड, या फिर आप अगर सेकंड की बात करें तो कितना होगा 0.004 कह सकते हो आप, है ना, 0.04 से ज्यादा, या तो 0.04 या 0.04 से ज्यादा आपको जो है नेगेटिव टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको समझना है कि भाई जो पीवेव है दो में वाइड हो रही है, एक तो लीड सेकंड के अंदर और एक लीड V1 के अंदर, ठीक है। मतलब आप जब ECG देखोगे V1 की तो आपको देखो जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो तो कम देखने को मिलेगा, और जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। और कितना ज्यादा देखने को मिलेगा, कितना वाइड देखने को मिलेगा, 0.04 सेकंड, सॉरी है ना, 0.04 सेकंड आपको उससे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी 0.04 सेकंड या फिर उससे ज्यादा है तब ही अपन उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट बोलेंगे। तो दो क्राइटेरिया आपके ये मेनली क्राइटेरिया जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा क्राइटेरिया, बाइफेजिक पीवेव इन V1 विद टर्मिनल नेटवर्क पोर्शन कितना mm से ज्यादा, 1 mm से ज्यादा। मतलब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना है इन तीनों क्राइटेरिया को एक बार आप वापस देखिए, आपको इजीली समझ में आएंगे। देखो पहला क्राइटेरिया अगर अपन बात करें
ठीक। लीड सेकंड के अंदर क्या दिख रही है, पी वेव, कैसी दिख रही है, वाइड। कितनी वाइड, कितनी होनी चाहिए, बताइए कितनी होनी चाहिए, 0.10 सेकंड से ज्यादा, 0.10 सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, जब भी जाके उसको अपन क्या बोलेंगे, वाइड बोलेंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है लीड सेकंड के अंदर। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, V1 के अंदर पी वेव कैसे होनी चाहिए, बाइफेजिक होनी चाहिए। बाइफेजिक है, और कितनी बाइफेजिक, अब देखिए एक तो होता है पॉजिटिव पोर्शन, एक होता है नेगेटिव पोर्शन। तो पॉजिटिव वाला तो उसकी जगह नॉर्मल रहेगा, जो नेगेटिव वाला है, जो नेगेटिव पोर्शन बन रहा है, जो इसी में आप ये नेगेटिव देखेंगे, ये नेगेटिव पोर्शन, ये कितना वाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.004, मतलब या तो एक स्मॉल बॉक्स के बराबर। देखो 0.04 का मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल बॉक्स होता है, तो मतलब एक स्मॉल बॉक्स या एक स्मॉल बॉक्स से ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई अगर ये जो है आपकी नेगेटिव पोर्शन है, वो अगर एक स्मॉल बॉक्स बोल सकते हो, एक बोल दो या एक स्मॉल बॉक्स बोल दो, तो एक स्मॉल बॉक्स जो है उससे ज्यादा होना चाहिए, एक स्मॉल बॉक्स से ज्यादा है, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट अपन उसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करें, ये तो बात होगी ड्यूरेशन की, इसकी चौड़ाई की, भाई ये पोर्शन था, इस पोर्शन की अगर चौड़ाई की बात करें तो 0.04 सेकेंड। अगर इसकी मैं डेप्थ की बात करूं, इसकी गहराई की बात करूं, तो वो कितना होना चाहिए, 1 mm या 1 mm से ज्यादा। तो 3 क्राइटेरिया आपके हो गए टोटल। फर्स्ट है लीड सेकंड के अंदर क्या होगी, आपकी पीवी वाइड होगी, कितनी वाइड होगी, 0.10 सेकंड से ज्यादा। नेक्स्ट बात करें V1 के अंदर पीवी बाइफेजिक होगी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो तो नॉर्मल रहेगा, पॉजिटिव पोर्शन, और जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो 0.04 सेकंड या उससे ज्यादा होगा। तीसरी बात करें कि अगर जो आपकी V1 है, V1 के अंदर जो है आपकी पीवी वो बाइफेजिक होगी, सेम चीज, और जो आपका नेगेटिव पोर्शन है वो कितना डीप होना चाहिए, वो कितना डीप होना चाहिए, कितना 1 mm या 1 mm से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके अपन उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट बोलेंगे। तो आपको 3 क्राइटेरिया है, इन तीनों क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है। इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस कारण की वजह से ये चीजें हो रही है, वो आपको समझना है। भाई कौन कौन से डिजीज की वजह से, कौन कौन से कारण की वजह से जो है ये आपको डिजीज देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल रिगर्जिटेशन की। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, देखिए अब क्योंकि पहले अपन राइट की बात कर रहे थे, तो राइट में कौन से वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड। अब लेफ्ट वाले जो है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल होते हैं, मिट्रल वॉल। कौन से वॉल, मिट्रल वॉल, ठीक है। तो ये जो मिट्रल वॉल है, इन मिट्रल वॉल के अंदर क्या हो सकता है, 2 बीमारी हो सकती है। समझ लीजिए कोई गेट है, उस गेट के अंदर 2 बीमारी हो सकती है। क्या लगी कि एक तो वो गेट प्रॉपर्ली खुल गया, अब वो बंद नहीं हो पा रहा, ठीक है, और एक है कि जो गेट है वो प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहा, एक तो ओपन नहीं हो पा रहा और एक बंद नहीं हो पा रहा। तो अगर जो वॉल है अगर वो क्लोज नहीं हो पाते, क्लोज का मतलब जैसे मान के चलिए ये बंद, खुले रह गए, अब ये बंद नहीं हो पा रहे, तो उसको तो क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेशन। क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेशन। अगर वॉल जो है वो क्लोज हो गए, बंद नहीं हो पा रहे, सॉरी ओपन हो गए और प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेशन। और अगर वॉल जो है वो ओपन है, सॉरी क्लोज्ड है, बंद हो गए, बिल्कुल बंद है पर ओपन नहीं हो पा रहे, खुल नहीं पा रहे, ठीक है, तो वॉल अगर क्लोज नहीं हो पाते तो क्या कहते हैं इसको, रीगर्जिटेशन। वॉल अगर ओपन नहीं हो पाते, ठीक है, खुल नहीं पाते प्रॉपर्ली, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेनोसिस। मतलब अगर वॉल, जैसे एग्जांपल लीजिए 2 वॉल्स है, ठीक है, ये आपके 2 वॉल है, ठीक है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। ये दोनों वॉल अगर जो है, जब ब्लड ऊपर से, ये आप एग्जांपल लीजिए, इसके ऊपर लेफ्ट एट्रिया, इसके बीच नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वॉल जो है ये प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहे, इतने से खुले हुए हैं बस, या प्रॉपर्ली जितना ओपन होना चाहिए उतना ओपन नहीं हो पा रहे, थोड़े बहुत ओपन हो रहे, तो इसको बीमारी को क्या कहेंगे, वॉल्व स्टेनोसिस। मतलब वॉल के अंदर क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया। अब ये वॉल है, ये क्या है, बिल्कुल ओपन है, अब ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहे, अभी क्लोज होंगे तभी तो काम होगा, पर ये क्लोज नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिगर्जिटेशन। तो वॉल का प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाना रिगर्जिटेशन, वॉल का प्रॉपर खुल नहीं पाना स्टेनोसिस। तो इनकी वजह से कैसे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकता है वो देखिए। अब क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है, अगर आपके लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये मिट्रल वॉल है, मिट्रल वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, रिगर्जिटेशन हो जाएगा। रिगर्जिटेशन का मतलब मिट्रल वॉल जो है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहे, अब क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एग्जांपल यहाँ पे 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, तो 5 का 5 किस में चलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को पंप करेगा किसके अंदर, एरोटा के अंदर। कितना करेगा, 5 लीटर ही करेगा, ये तो आगे की तरफ पुश करेगा। पर अब क्योंकि ये जब पंप करेगा ब्लड को, तो कुछ ब्लड तो इधर जाएगा और कुछ थोड़ा बहुत ब्लड जो है वापस किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैक फ्लो।
और बैक फ्लो होगा, मान के चलो 1 लीटर बैक फ्लो हो गया, वो 1 लीटर ऊपर की तरफ चलेगा, तो ऊपर जाने की वजह से अब यहाँ पे कितना रिजीव पहले से पड़ा है 1, और वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर कितना आएगा 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, तो मतलब लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा इनलार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहीं पे आपको समझना है ब्लड के बैक फ्लो होने की वजह से, भाई एग्जांपल लीजिए आपके 2 गेट है, ठीक है, ये वॉल जो है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहे, तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, ठीक है, नीचे गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा तो भेजना तो नीचे की तरफ है, अब क्योंकि वॉल जो खुले हुए हैं तो वापस ब्लड का क्या हो रहा है बैक फ्लो। अब अगर थोड़ा सा भी ब्लड ऊपर आ गया तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो ब्लड है, और बैक पीछे से जो है भाई अपनी बॉडी पल्मोनरी आर्टरी वेन से, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ ही रहा है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ ही रहा है, तो वो ब्लड प्लस अपना जो पहले से बैक फ्लो की वजह से जो ब्लड आई, ये दोनों मिलके जो है लेफ्ट एट्रियम का क्या हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम क्या हो सकता है इनलार्ज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा, मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब अगर ये मिट्रल वॉल जो है, देखिए अगर आपके मिट्रल वॉल जो है प्रॉपर्ली क्या नहीं पा रहे हैं, ओपन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ओपन नहीं होंगे तो जिस वजह से क्या होगा, अब ये वॉल अगर प्रॉपर्ली ओपन नहीं होंगे तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा नहीं तो क्या होगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ही ब्लड बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा इनलार्ज हो जाएगा। तो ब्लड के भरने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का मतलब देखिए, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ना, और सिस्टेमिक मतलब बॉडी, तो बॉडी के अंदर बीपी बढ़ रही है, मतलब जो बॉडी की जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को तेजी से ब्लड को पंप करता है आर्टरीज के अंदर, एरोटा के अंदर, एरोटा से पूरी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड तेजी से जाता है, ठीक है। अब उन ब्लड जब आर्टरीज के अंदर तेजी से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा तेज पंप करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर किसका बढ़ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से किसका प्रेशर बढ़ेगा लेफ्ट एट्रियम के ऊपर, मतलब हार्ट के लेफ्ट साइड के जो चैम्बर्स उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पंप ज्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो मैंने बताया अगर प्रेशर ओवरलोड हो जाता है जिस वजह से क्या हो सकता है चैम्बर के अंदर इनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर इनलार्जमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोटिक स्टेनोसिस। देखिए सेम ये एरोटिक स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब आपको पता है कि वॉल जो है प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पा रहे, ओपन नहीं होने की वजह से कौन सा वॉल, एरोटिक वॉल। भाई एरोटा के जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वॉल रहते हैं इनको कहते हैं एरोटिक वॉल। अभी ये प्रॉपर्ली जो है ओपन नहीं हो पा रहे, खुलेंगे नहीं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के अंदर जाएगा नहीं, किसके अंदर भरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भरेगा तो फिर किसके अंदर भरेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो सकता है इनलार्ज हो सकता है, किस वजह से एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाती है। अब इसको तोड़ना है आपको समझना, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी क्या हो रहा है डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पा रहा। अब क्यों रिलैक्स क्यों, देखो ये रिलैक्स करता है तब इसमें ब्लड भरता है। अब एग्जांपल लीजिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें ब्लड आता है तब ये रिलैक्स होगा तो इसमें ब्लड भरेगा आराम से, फिर पंप होता है तब ब्लड बाहर निकलता है, पर ये प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। रिलैक्स नहीं होने की वजह से क्या होगा ब्लड इसके अंदर कम भरेगा। तो अब जैसे मान के चलिए इसकी कैपेसिटी 5 की, ठीक है, रिलैक्स होके इसमें ब्लड भरता है 5 लीटर, पर ये प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो पा रहा तो इसमें सिर्फ 4 ही भर रहा है, तो बाकी का किस में जमा होगा अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा इनलार्ज हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से भी अपनी क्या हो सकता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर इनलार्जमेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विद राइट टू लेफ्ट शंट। यहाँ पे आपको समझना है कि किस कारण की वजह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर इनलार्जमेंट हो सकता है, एक कारण और है ये समझिए। देखिए ये दोनों चैम्बर्स है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच का सेप्टम है, इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल और सेप्टम। तो इस इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में अगर छेद हो जाए तो छेद होने की वजह से ओपनिंग हो जाए, जिस वजह से क्या होगा राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर जा सकता है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम। पर ध्यान रखना है आपको ब्लड हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही आता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा आपको पता है हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर की वजह से ब्लड जो है हाई से लो की तरफ आता है, तो यहाँ पे लेफ्ट से हमेशा किसकी तरफ आता है राइट की वजह से आता है। पर अगर किसी कारण की वजह से लेफ्ट से ब्लड राइट से ब्लड जो है किसके अंदर चले जाए लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाए, मतलब जो शंट है जो डायरेक्शन है ब्लड की पहले किधर थी लेफ्ट से राइट की तरफ, पर अगर वो राइट से लेफ्ट की तरफ हो तो जिस वजह से क्या हो सकता है लेफ्ट एट्रियम लार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है। कैसे, मान ली इधर 5 लीटर इधर भी 5 लीटर है, ये ब्लड को पंप करेगा तो 1 लीटर अगर इधर आ गया तो 5 + 1 6, तो चैम्बर क्या हो गया बड़ा हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या होता है, देखिए कार्डियोमायोपैथी का मतलब अगर हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर क्या हो जाए
डिजीज हो जाए, हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर क्या हो जाए, डिजीज कैसे, जैसे कि हार्ट की मायोकार्डियम जो है प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाए, ठीक है, प्रॉपर पंप नहीं कर पाए या प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाए या प्रॉपर जो है डायलेट रिलैक्स नहीं हो पाए। अगर मान लीजिए लेफ्ट मायोकार्डियम जो है उसके अंदर डायलेशन हो गया, ठीक है, प्रॉपरली कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, जैसे आपको कार्डियोमायोपैथी एक टाइप होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आप पढ़ेंगे आगे इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है प्रॉपर हार्ड हो जाता है, हार्ड होने की वजह से वो रिलैक्स नहीं हो पाते, रिलैक्स नहीं होंगे तो अब क्योंकि ब्लड उसमें बढ़ता रहेगा और चैम्बर क्या होते जाएंगे, इनलार्ज होते जाएंगे, तो जैसे कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज। देखो रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपनी जो एंटीबॉडीज है, जो अपनी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो ही अपनी बॉडी के टिश्यूज को अटैक करती है, जैसे मेनली हार्ट के अंदर टिश्यूज को अफेक्ट करती है, अटैक करती है। कौन से टिश्यूज होते हैं, मेनली वो अपने मिट्रल वॉल होते हैं, इन मिट्रल वॉल को पे अटैक करती है और मिट्रल वॉल के अटैक करने की वजह से मिट्रल वॉल डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से अब इनमें क्या हो सकता है भाई, आपको पता है वॉल के अंदर क्या बीमारी हो सकती है, या तो स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। अगर स्टेनोसिस हुआ या रिगर्जिटेशन हुआ, दोनों की वजह से क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। तो किसी पेशेंट के रोमेटिक हार्ट डिजीज होगी, उस पेशेंट के आपको लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से क्यों, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज होगी तो किडनी प्रॉपर बॉडी से ब्लड को या एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, नहीं निकालने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड जमा होगा, ज्यादा जमा होगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है और ज्यादा पंप करेगा तो हार्ट क्या हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है, क्योंकि वर्कलोड उस पर बढ़ रहा है। वर्कलोड बढ़ने की वजह से हार्ट जो है उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। देखिए ऐसे तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के ज्यादा कोई सिम्टम्स होते नहीं है, प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलते, मतलब एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते। पर अगर जैसे किसी बीमारी है, जैसे किसी मिट्रल वॉल डिजीज है या फिर उसका हाइपरटेंशन है, तो वो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे पर्टिकुलर आपके लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो पाल्पिटेशन, पेशेंट को थोड़ा सा फटाफट, मतलब पेशेंट को हार्ट जो है थोड़ा तेज बीट करेगा, फटाफटाएगा, बेचैनी होगी पेशेंट को। उसके अलावा डिस्पनिया, सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको कहते हैं, तो सांस लेने में कठिनाई होगी। और ऑर्थोपनिया होगा, मतलब जो लेटेगा पेशेंट तो उसको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होगी, उसको कहते हैं ऑर्थोपनिया, ठीक है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो पेशेंट जैसे आपके पास आता है, सबसे पहले उसको फिजिकली डायग्नोस करते हैं, फिजिकली देखते हैं भाई कैसा क्या है, बाहर कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे पूछते हैं अपन, उससे मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, देन उसके बाद में उसकी ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, इको के अंदर पता लग जाएगा पेशेंट का कितना चैम्बर इनलार्ज, लेफ्ट एट्रियम कितना इनलार्ज कितना नहीं है, ठीक है, किस कारण से, वो सब अपन डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे से पता कर सकते हैं, उसके अलावा कार्डिक सीटी स्कैन, कार्डिक एमआरआई से अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट को क्या देना है। ठीक है, इसका जैसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को, पर जिस कारण से है उसको अपन को सही करना है भाई, जिस कारण की वजह से हो रही है, मान के चलो मिट्रल वॉल की वजह से हो रही है तो मिट्रल वॉल को रिपेयर करना है, सही करना है। अगर और अदर किसी कारण की वजह से हो रही है तो उसको सही करना है। बीपी की वजह से तो बीपी को कंट्रोल करना है। जैसी बात करते हैं ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, मतलब जिस कारण से है, उस जिस कारण से ये हो रही है उसको सही करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फॉर द हाइपरटेंशन। अगर बीपी की वजह से है तो अपन क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसको बोलते हैं। उसके अलावा अगर अरिथमिया की वजह से है तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स, अगर अरिथमिया मतलब रेट रिदम अगर इरेगुलर हो रही है जिस वजह से, तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स देंगे। उसके अलावा एंटी कोगुलेशन ड्रग्स, अगर जैसे कोई थ्रोम्बस बन रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ रहा है, अगर लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुआ तो इसके अंदर ब्लड जमा हो रहा है तो यहाँ पे थक्का बन सकता है ब्लड का, ठीक है, थ्रोम्बस बन सकता है। तो उस ब्लड क्लॉट ना बने इसलिए अपन क्या देंगे पेशेंट को, एंटी कोगुलेशन ड्रग्स, जो ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देगी। उसके अलावा वॉल को रिपेयर करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब वॉल के अंदर अगर दिक्कत है, वॉल की वजह से है तो उसको रिपेयर करना है, और खराब हो गए बिल्कुल तो रिप्लेसमेंट करेंगे, आर्टिफिशियल वॉल लगा देंगे। उसके अलावा ट्रीट द हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर है तो उसको ट्रीट करेंगे, सही करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है एट्रियल अरिथमिया, क्योंकि एट्रिया के अंदर हो रहा है तो अरिथमिया होगा, और अरिथमिया कैसा होगा, एट्रियल अरिथमिया, क्योंकि जनरेट कहाँ से होंगे अरिथमिया, एट्रिया से होंगे, बीमारी एट्रिया के अंदर हो रही है। कौन कौन से होते हैं, मेनली एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक आ सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। स्ट्रोक क्यों आ सकता है, देखिए क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है ब्लड इकट्ठा हो रहा है, भर रहा है, भरने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे ब्लड के क्लॉट बन सकते हैं, थक्के बन सकते हैं, मान लो थक्के बन गए। अब ये ब्लड है यहाँ से किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड क्लॉट जो है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, और एरोटा से जो है ये मेनली अगर जैसे अपने ब्रेन की आर्टरीज को चलेगा, और ब्रेन की आर्टरीज के अंदर अगर ये क्लॉट चलेगा तो वहाँ पे क्या क्रिएट कर सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है और स्ट्रोक हो जाएगा, पेशेंट को जो है स्ट्रोक हो जाएगा, जिसके ब्रेन की जो सेल्स है वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी, जिस वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर किसी पेशेंट के लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है जिस वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट फेलियर। अब क्योंकि लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज है
तो प्रेशर किस पे पड़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी पड़ रहा है। तो दोनों चैम्बर्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो क्षमता है, मतलब उनकी जो पंपिंग की जो क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। कम होने की वजह से ब्लड का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, पंपिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड प्रॉपर बॉडी में नहीं जा पाएगा। नहीं जाने की वजह से पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन कंटिन्यू जितनी भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि एट्रियल एरिथमिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उनमें क्या क्या बीमारी होती है, कैसे कैसे इसको डायग्नोस करता है। जैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इससे आगे कंटिन्यू वैसे अपन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लाइक पसंद आ रही है, ये चीज़ें पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखिए इससे भी मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू आगे क्लासेस लूँ, कंटिन्यू अगर बनाऊँ, तो आप लाइक शेयर कमेंट तीनों करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।